नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक निबंध का टॉपिक हमको डिस्कस करना है, जो टॉपिक आज के समाज से, आज के परिस्थितियों से, शहरों से और गांवों से सबसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है। पूछा जा सकता है कभी भी, या इस टॉपिक का उपयोग आप जीएस के अन्य पेपर्स में भी कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिए। इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। टॉपिक का नाम है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो है, ये मिशन जब चला एक मिशन के तौर पे, तब से ये लगातार चर्चा में रहता है। हिंदी में भी हम लिखेंगे तो स्मार्ट सिटी ही लिखेंगे, इसको स्मार्ट शहर या उन्नत शहर या आधुनिक शहर या ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। इसका हिंदी में भी हम ऐसे ही स्मार्ट सिटी लिख के ही इसकी बात करते हैं। इस पर जब हमको निबंध लिखना है तो थोड़ा सा टॉपिक हमने बताया है, एक बनाया है। जो टॉपिक आपके सामने है कि स्मार्ट सिटी स्वप्न या वास्तविकता, यानी कि जो संकल्पना थी, अगर आप इसको जोड़े डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सपने से, तो उन्होंने पूरा की बात की थी। प्रोवाइडिंग अर्बन, क्या है इसका फुल फॉर्म? प्रोवाइडिंग अर्बन, जो सुविधाएं हैं उनको रूरल एरियाज में देना। जितनी भी फैसिलिटीज हैं शहरों की, उनको रूरल एरियाज में देना। तो पूरा वाली संकल्पना कहीं ना कहीं आगे आके इस गवर्नमेंट में स्मार्ट सिटी के रूप में आई, थोड़ा सा परिवर्तित, थोड़ा सा अलग। तो स्मार्ट सिटी क्या वास्तव में अपना रूप अख्तियार कर पाया है, या उसके जो लक्ष्य थे उनको अर्जित कर पाया है, या अभी स्वप्न के तौर पर ही रह गया है? कोई भी जब निबंध हम लिखते हैं तो उसको कम से कम 3 भागों में बांटते हैं। एक उसकी है उसकी भूमिका, दूसरा उसका मुख्य भाग, और तीसरा उसका निष्कर्ष। और यही पैटर्न हम लेके चलते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जो आप भूमिका लिखते हैं 15% से ज्यादा शब्द उसमें मत खर्च करिए। जो आप मुख्य भाग लिखते हैं लगभग 70% शब्द उसमें खर्च करिए, और निष्कर्ष में भी 10 से 15% शब्द खर्च करिए। यही अनुपात होना चाहिए। वास्तव में मुख्य भाग ही निबंध का मुख्य भाग होता है। वही निर्धारित करता है कि क्या नॉलेज है आपकी, कितना आपने क्या लिखा है, आलोचनात्मक परीक्षण किया है, या आपने उसकी कुछ सुझाव के साथ या कुछ कमियों के साथ विश्लेषण कैसे किया है। ये मुख्य भाग में ही होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस निबंध की जब हम शुरुआत करेंगे, यानी कि भूमिका जब हम लिखेंगे, तो कुछ ऐसे शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप कहेंगे कि आप लिख रहे हैं स्मार्ट सिटी पे और बात कर रहे हैं गांवों की। आप लिख रहे हैं स्मार्ट सिटी में और शुरुआत कर रहे हैं गांवों से। हमारा जो देश है वो गांवों से मिलकर बना हुआ है। आज शहर में रहने वाली जो आबादी है, उस आबादी का भी 80% गांवों से गया है, प्रवसित होके, पलायन करके, और वहां पर अब रह रहा है। किसी ने मकान बना लिया है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई नौकरी कर रहा है इसलिए रह रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है इसलिए रह रहा है। भिन्न भिन्न कारणों से वहां पर बसाव प्रक्रियाएं हुई हैं। तो आप शुरुआत कुछ ऐसे ही करिए, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को गुणवत्ता युक्त करने के लिए, लोगों की जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ही इसको लाया जा रहा है। जब इन पंक्तियों को आप देखेंगे तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए, और अगर ये नहीं आ रहा है तो आप सोचिए इसको, ये निश्चित आना चाहिए कि ये केवल एक विचार है किसी लेखक के द्वारा दिए गए, या वास्तव में असलियत है। आपको इसके पीछे एक दर्द नजर आएगा, एक दर्द छुपा हुआ इसके पीछे नजर आपको आएगा। क्योंकि जो शहर होते हैं वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। आपकी भूमिका यहीं से स्टार्ट हो गई है। आपकी भूमिका यहीं से स्टार्ट हो गई है। भूमिका में हम यही बातें करेंगे। स्ट्रक्चर आपको पहले बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो कुछ यूं स्ट्रक्चर आप बना लेंगे कि भूमिका में आपने ये लिखा, उसके बाद में मुख्य भाग में आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं इसको लिखा, और अंत में निष्कर्ष लिख दिया। पूरा आप जब एक एक स्टेप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हमारा जो देश है, उस देश की 31% आबादी लगभग गांवों में रहती है, शहरों में रहती है,
बाकी की जो आबादी है वो गांव में ही रहती है। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे तो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, वो इसलिए प्रासंगिक हो जाएगा, इसलिए इसके पीछे एक दर्द नजर आएगा, क्योंकि शहर में जो जनसंख्या, जो आबादी जा रही है वो गांव की ही आबादी है। शहर आकर्षित करता है, ये कोई सिटी है, ये क्या करता है, ये आकर्षित करता है। और ये आकर्षित होने वाले जो लोग हैं, ये आकर्षित होने वाले लोग गांव के लोग हैं। ये आकर्षित होने वाले लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए शहर में बसने वाले लोग हैं, जो उद्योग धंधों की तलाश में, नौकरियों की तलाश में, पढ़ाई करने के लिए, इलाज कराने के लिए या विभिन्न प्रयोजनों से यहां पर आते हैं। और शहर आकर्षित इसलिए करते हैं क्योंकि शहरों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्री होती है, शहरों के पास एजुकेशन की सुविधाएं होती हैं, है ना, शहरों के पास नौकरी के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं, क्योंकि शहरों के पास अगर आपको इलाज कराना है तो हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, अच्छे रिसर्च सेंटर यहां पर होते हैं, शहरों के पास आजीविका के अन्य बहुत सारे साधन होते हैं, शहरों के पास गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो होती हैं। शहर जो होते हैं वो लाखों घरों के चूल्हों को जलाने के आधार होते हैं। लाखों घरों के चूल्हे शहरों के कारण जल रहे हैं, क्योंकि शहर में कोई नौकरी कर रहा है और वो मंथली खर्चा भेज रहा है, तो गांव में उसका पेट पल रहा है। तब जब गांव की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो शहरों की स्थिति अच्छी अगर बहुत है तो एक कहीं ना कहीं उसमें अंतर भी आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं शहरों की गतिविधियों के कारण, उसी अंतर के कारण वो आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। शहर की जो जिंदगी है वो रफ्तार भरी जिंदगी है। शहर जो है वो बड़ी रफ्तार से चलने वाले हैं, बड़ी गति होती है। बॉम्बे चले जाएंगे तो आपको पूरा भागता हुआ शहर नजर आएगा, दिल्ली चले जाएंगे दौड़ता हुआ शहर आपको नजर आएगा, आप अपने किसी भी प्रदेश की राजधानी में जाएंगे तो आपको गतिशीलता ज्यादा नजर आएगी। तो इसमें भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, रफ्तार भरी जो जिंदगी है, ये सुकून भरी नहीं है। सुकून कहीं ना कहीं ये छीन लेते हैं शहर। हर तरफ दौड़ ही दौड़, कंपटीशन नजर आता है। शहर लाखों लोगों के रहने का ठिकाना है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि शहर जो है, जो गांव से आने वाले व्यक्ति को रहने का ठिकाना दे रहे हैं, ये ठिकाना अनुकूल परिस्थितियों में हो। ये नाले के किनारे हो सकता है, ये झुग्गी में हो सकता है, ये झोपड़ी में हो सकता है, ये ऐसे एरिया में हो सकता है जहां पे किसी भी तरीके की मानवीय परिस्थितियां नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन लोग रहने को मजबूर हैं वहां पर, क्योंकि उनके पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, वो मकान नहीं बना सकते, वो जमीन नहीं खरीद सकते, वहां नौकरी करते हैं, अपना कुछ हिस्सा उसमें खर्च करते हैं और अपना काम चला रहे हैं। घर नहीं है लेकिन रहना है, तो कहीं रहना है तो कोई ठिकाना इनको चाहिए। भूख है तो कमाना है, भूख है तो कमाना है, अपना ही पेट नहीं पालना है, अपने घर के लोगों का भी पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपने मां बाप का पेट पालना है। सपने देखे हैं तो संघर्ष करना है। अब यहां से शुरू होता है असल में गांव का आया हुआ जो ये व्यक्ति है। कई बार इसको बड़े दोयम दर्जे का देखा जाता है, पूरे शहर का काम इसी से चलता है, शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वहां पे मजदूरी यही व्यक्ति करता है, वहां पे राजगीर यही व्यक्ति है, वहां पे पुताई करने वाला, वहां पर टाइल्स लगाने वाला, हर एक काम करने वाला, घर को चमकाने वाला यही व्यक्ति है। लेकिन जब रहने की बारी आती है तो उसको ये घर नहीं मिलता है। तो यहां से शहर के चैलेंज शुरू होते हैं। कई बार उसको इस नजरिए से देखा जाता है कि ये लोग आके शहरों को गंदा करते हैं,
वही व्यक्ति आपके घर की सफाई कर रहा है, आप उसको 200-500 रुपए दे रहे हैं, तब वो साफ है, वो सफाई काम में लगा है। लेकिन वही व्यक्ति गंदा हो जाता है जब वो शहर में रहता है, एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके का निर्माण करता है, जिसे आप कहते हैं मलिन बस्ती। वही व्यक्ति चोर उचक्का घोषित हो जाता है, क्योंकि कई बार उसको ऐसी गतिविधियों में भी संलिप्त हो जाना पड़ता है, अशिक्षा के अभाव में, नौकरी न मिलने के कारण, जो समाज के लिए सही नहीं है, शहर के लिए भी सही नहीं है। तो वही व्यक्ति चोर उचक्कों में भी गिना जाता है। तो जिनके पास घर नहीं है उनको घर चाहिए। भाई कोई बेघर है तो बेघर को चाहिए घर, और जिसके पास कच्चा घर है उसको चाहिए पक्का घर। पक्के घरों को और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, सुविधाओं से युक्त करने की जरूरत है। और जो गांव है वो कह रहे हैं कि हमको शहर बनना है। जो पक्के घर हैं वो कह रहे हैं अब हम गांव में जाएंगे, गांव को पक्के घरों से भर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना। और शहर के लोग कह रहे हैं कि अब यहां पे बिजली भी अच्छी होनी चाहिए, पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। गवर्नमेंट लगातार कर रही है। शहरों जैसा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा शहरों जैसा गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो शहर कई बार कहे जाते हैं ये कूड़ेदान हो गए हैं, कचरा मलबा दिखाई देता है, अव्यवस्थित है, क्योंकि जहां लोगों को नहीं रहना चाहिए वहां पे लोग रह रहे हैं। और लोगों की इच्छाएं भी हैं कि शहर में जाके बसें, अपनी आय बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। गांव में मजदूरी करेंगे 300 रुपये मिलेगा, शहर में जाएंगे तो ऑटोमेटिक 500 हो जाएगा, और कुछ दिन रहेंगे कहीं काम करेंगे तो वो 700 हो जाएगा। अब ऐसे में लोगों की इच्छाएं और शहर में बसने के बाद जो ये उलझने हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज होता है कि अब शहर पे जो ये दबाव है, ठीक है ये गांवों से आए लोग हैं जो शहर में आके बसे हैं, तो शहरों का जो ये दबाव है, इस दबाव को कम करने के लिए क्यों ना हम शहरों को ही स्मार्ट बना दें। कॉन्सेप्ट समझिए। जो विलेजर्स हैं यहां आए हैं, इन्होंने अनियंत्रित विकास किया है, झुग्गी झोपड़ी का निर्माण किया है। 31% जनसंख्या आज हमारे शहरों में बस रही है। इसमें से मूल रूप से शहर में रहने वाले लोग कितने थे, यहां पे सारे आंकड़े नहीं लिखे जा सकते। और ये जनसंख्या 2030 तक 40% तक पहुंच जाएगी। 40% लोग यहां पे रहेंगे, 60% लोग गांवों में रहेंगे। तो अगर ऐसे ही अनियंत्रित विकास होता रहा तो कैसे काम चलेगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो योगदान 2030 तक जीडीपी में इनका योगदान, भाई ये तो पॉपुलेशन हो गया कि शहरी जनसंख्या इतनी हो जाएगी, जीडीपी में भी 75% का इनका योगदान रहेगा। तो अगर जीडीपी में इनका योगदान ज्यादा है तो अवसर यहां ज्यादा है। तो शहरों को हमको कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं गांव के लोग शहर ना आए। तो शहरों को आपको स्ट्रांग करना होगा, मजबूत करना होगा। यहां की जो संरचना है, यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक जो भी ढांचा है, इसको हमको सशक्त करना होगा, इसको विकसित करना होगा। और उद्देश्य क्या है कि ये जो लोग आ रहे हैं या यहां रहने वाले जो लोग हैं, दोनों लोगों की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बढ़ाना, लाइफ क्वालिटी को इंक्रीज करना।
जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। स्कैंडिनेवियाई देशों में आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे शांति सूचकांक में नंबर 1। कोई भी सूचकांक जारी होगा, नंबर 1 उसमें। भ्रष्टाचार सबसे कम। वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं दे रखी है, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसको भी 1-2 लाख रुपए महीने में वो लोग दे देते हैं। और किसी को 1.5-2 लाख रुपए महीने में मिल जाए और महीने में 2 लाख रुपए उसको खर्च करने हैं, काम वो कोई नहीं कर रहा है, तो वो चोरी चकारी नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और कंपटीशन वहां आपस में ये है कि हमको फर्स्ट रहना है, तो वहां का परिवहन भी बिल्कुल बढ़िया है, वहां की रोड भी बिल्कुल अच्छी है, वहां पे पुलिसिंग भी बिल्कुल अच्छी है, किसी भी तरीके की सरकारी महकमों में भी कुछ भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि फाइट ये है कि हमको नंबर 1 रहना है। तो उन देशों से अगर हम सीखें तो हमको अपने शहरों में ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। लेकिन स्कैंडिनेवियाई जो देश है, वहां के एक देश की जनसंख्या भारत के एक प्रदेश के एक कोने की जनसंख्या से भी कम है। तो अगर सुधार लाना है तो सुधार लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या, कि हमको पैसा चाहिए, हमको मनी चाहिए। मनी कहां से आएगी, तो हमको पता चला इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर इंफ्रा नहीं होगा तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि भाई इंफ्रा कैसे डेवलप होगा, तो कहा गया कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये किसी एक क्षेत्र का इंफ्रा नहीं है, ये पूरे देश का इंफ्रा है, ये पूरे शहर का इंफ्रा है। तभी हम विकास कर पाएंगे, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। कुछ ऐसा इंट्रो देके इसको शुरू करिए। मैंने ज्यादा बातें बताई हैं, सारी आपको याद नहीं रह जाएंगी, लेकिन 40-50% भी याद रह गई तो आपका काम हो गया और इस एस्से का एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं मुख्य भाग में। मुख्य भाग में आपको सबसे पहले बताना है स्मार्ट सिटी होता क्या है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का बेस क्या है, आधार क्या है। स्मार्ट सिटी की बात आप कर रहे हैं तो क्या इसका आधार है, करना क्या है वास्तव में स्मार्ट सिटी का। और स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ, थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। बहुत ज्यादा डेट के पीछे नहीं पड़ना है, ना संख्या लिखनी है कि देश में कितने हैं, प्रदेश में कितने हैं, ये सब कुछ नहीं करना है। और फिर हम बात करेंगे कि कोर बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी हैं जिनको स्मार्ट सिटी में शामिल किया जा रहा है। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ तो बताएंगे, फिर बताएंगे स्मार्ट सिटी है जो स्मार्ट समाधान है, क्योंकि कुछ चुनौतियां होंगी, योजना से जुड़ी भी चुनौतियां होंगी। और अंत में आप ये दिखाएंगे कि जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम, यहां से इसको कनेक्ट करेंगे। जो चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां कैसे दूर की जाएं, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है इसके समाधान के लिए। इसीलिए मैंने कहा समाधान हेतु कि चुनौतियों से आप जोड़ दीजिए इसको। बात समझ में आ गई। एक एक करके हमको इसको शुरू करना है। जैसे आपसे पूछा गया स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो हमने इतने चैलेंज बताए, तो पैराग्राफ से पैराग्राफ कनेक्ट होना चाहिए। भूमिका जब आप लिखिए इंट्रोडक्शन, तो एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में आप इसको लिखिए। फिर जब तीसरा पैराग्राफ आप शुरू कर रहे हैं मुख्य भाग का, तो इसको कनेक्ट करिए और कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज करिए कि स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। वहां पे अलग अलग हेडिंग नहीं डालनी है। इवन मैं आपको जो नोट्स दूंगा, जो लोग एस्से बैच में हैं उनको इसका नोट्स मिल जाएगा, तो वो जो नोट्स मैं आपको दूंगा वहां पे मैंने इसको पार्ट पार्ट कर दिया है कि स्मार्ट सिटी क्या है, जिससे कि आप चीजों को अलग अलग करके तैयार कर सकें। लेकिन वहां पे हेडिंग नहीं डालनी है, यूपीएससी में भी हेडिंग नहीं डालनी है और आपको यहाँ पे स्टेट एग्जाम में भी हेडिंग नहीं डालनी है। महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन जरूर करना है। तो भूमिका यहाँ खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं कि भूमिका फिर मुख्य भाग, भूमिका खत्म फिर इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए कि स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जो स्थानीय विकास है, जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्मार्ट सिटी है क्या। स्मार्ट सिटी क्या है, तो आपने कहा कि यहां से शुरुआत की
कि स्मार्ट सिटी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो स्थानीय विकास है किसी भी शहर का, एक शहर हमने टारगेट किया, तो स्थानीय जो विकास हमको करना है, तो स्थानीय विकास हम कैसे करें? स्थानीय विकास को हमको सक्षम करना है, स्थानीय विकास को हमको एनेबल करना है। तो कहा गया कि इसमें अगर प्रौद्योगिकी की मदद ली जाए, क्योंकि वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान युग क्या है? प्रौद्योगिकी का युग है। तो प्रौद्योगिकी की अगर मदद ले ली जाए, प्रौद्योगिकी की सहायता ले ली जाए, तो हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जो हमारे रिजल्ट होंगे वो बेहतर होंगे। और रिजल्ट क्या है? यहां पर वही है, जीवन की गुणवत्ता। जीवन की गुणवत्ता को हमको सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। जीवन की गुणवत्ता ही नहीं सुधारनी है, यहां की आर्थिक प्रगति को हमको बल देना है। जब आर्थिक प्रगति अच्छी होगी, आर्थिक प्रगति अच्छी होगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है ये बढ़ेगी। लोगों की परचेजिंग पावर जब बढ़ी तो ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, जो नेसेसिटीज हैं ये इनकी पूरी हो पाएंगी। और जब ये पूरी हो पाएंगी तो जीवन की गुणवत्ता सुधर जाएगी। आर्थिक विकास को गति देने की जरूरत है। तो आप कहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत सरकार की एक अभिनव पहल है। और इसकी प्राथमिकता होती है वहां के रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना। तो प्राथमिक कौन है? इसकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है वहां के रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार करना। तो सबसे प्राथमिकता दी जाएगी लोगों को। और लोगों को सबसे बेसिक नीड होती है, जो आम जरूरतें होती हैं, जो सामान्य सी जरूरतें होती हैं। जैसे बिजली सबको चाहिए, 24 आवर चाहिए, सड़क सबको चाहिए, स्वच्छ वायु सबको चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल सामान्य सी, अगर ये सुधर जाए तो बहुत कुछ, क्योंकि बेसिक जब सुधर जाता है तो बहुत कुछ सुधर जाता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। और जब ये हो जाएगा तब फिर वो बड़े अवसरों का लाभ भी उठा पाएंगे। पहले बेसिक नीड्स पे ध्यान दिया जाना, और बेसिक नीड्स जब कंप्लीट हो जाएं तो बेसिक नीड्स के बाद में फिर अब बिग गोल, अब टारगेट क्या होगा? बड़ा होगा। बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात आ रही है कि प्रौद्योगिकी की मदद, आईटी की मदद ली जाएगी। आज का युग जो है वो डिजिटल युग है। आज का युग जो है वो आईटी का युग है। तो डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, इसका प्रयोग किया जाए, इसके प्रयोग को प्राथमिकता दी जाए। और जो मूल रूप से मैंने कहा ना कि जो बिल्कुल आम बेसिक सुविधाएं हैं, सामान्य सी सुविधाएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको पूरा किया जाए, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। तो करता क्या है स्मार्ट सिटी का दृष्टिकोण? क्या होता है? लोगों को प्राथमिकता देके लोगों की अहम जरूरतों को पूरा करके उनके जीवन में सुधार करने के अवसर क्रिएट करना, उनके जीवन में सुधार के क्या क्या कारक हो सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। और केवल गवर्नमेंट ना करे, इसमें गवर्नमेंट के साथ में पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी डेवलप किया जाए। पॉलिसी मेकिंग का काम गवर्नमेंट करे, नीति आयोग जैसे हमारे यहां करता है। और इसको जब लागू किया जाए तो प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें शामिल कर लिया जाए। तो मूल बुनियादी सुविधाएं जब हो जाएंगी, नागरिकों का गुणवत्ता युक्त जीवन यहीं से शुरू हो जाएगा, तो बड़े लक्ष्यों पर वो ध्यान केंद्रित हो पाएंगे। और इसमें यह भी है कि ये जो हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर हो, ये सस्टेनेबल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस समय का काम हमारा चल जाए, आगे फिर नहीं, टिकाऊ होना चाहिए।
पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। स्मार्ट इसी को कहते हैं। स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि भविष्य की सारी क्षमताओं को, सारी जो आप कह सकते हैं अवसर हैं, उनको समाप्त करके बस अपना काम आप चला लें। तो आपने बता दिया कि स्मार्ट सिटी मिशन है क्या, 4 लाइन में परिभाषा लिख दी और इसके लक्ष्य बता दिए कि ऐसे ऐसे ये है। लैंग्वेज हमेशा अपनी रखिएगा। दूसरी बात की गई कि स्मार्ट सिटी का आधार क्या है। स्मार्ट सिटी का आधार क्या है? तो आधार तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि शहरों का टिकाऊ विकास। मुख्य भाग में दूसरी बात लिखेंगे कि आपको करना क्या है, आपको करना है टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक वर्ड यूज होता है इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, रीएप्लीकेबल। रीएप्लीकेबल रीएप्लीकेबल का मतलब यह होता है कि एक बार जिसका हम उपयोग कर ले उसका फिर से हम अलग उपयोग कर पाए, फिर से रीएप्लाई कर पाए। रीएप्लीकेबल का मतलब यही है। तो रीएप्लीकेबल आवश्यकताओं पर ध्यान देने की बात यह करता है। रीएप्लीकेबल मॉडल की बात यह करता है कि अगर हमने एक जगह कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट यूज किया तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसको फिर से हम दूसरी जगह यूज कर पाए, रीअप्लाई कर पाए। तो रीएप्लीकेबल मॉडल इसका आधार है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास जिसके लिए रीएप्लीकेबल मॉडल, इसके लिए टिकाऊ विकास के लिए एक जगह अगर आपने कर लिया तो देश के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट सिटी जहां जहां पर विसर्जित किए जाएं वहां पर उसका उपयोग किया जाए। एक स्मार्ट सिटी दूसरे के लिए नजीर पेश कर सके, एक स्मार्ट सिटी दूसरे के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके। दूसरा इच्छुक शहर है जो स्मार्ट सिटी बनना चाहता है या गवर्नमेंट उसको प्लान कर रही है तो उसके लिए वो एक एग्जाम्पल हो। तो भारत में स्मार्ट सिटी की संकल्पना क्या बिल्कुल नहीं है? आधार की बात करें तो ये भी तो आता है कि ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट ये नहीं है। इसलिए न्यू नहीं है क्योंकि आप इतिहास का अध्ययन करते हैं। हमारे यहां जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी नगर निर्माण शैली देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें जाइए और वहां का नगर निर्माण देखिए, नगर निर्माण शैली, वास्तुकला देखिए, जल निकास प्रणाली वहां की देखिए, वो भी स्मार्ट थी। हां, ये जरूर है कि आज की जो आवश्यकता है, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो स्थितियां हैं, तो आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यकताओं में जब परिवर्तन होता है तो उसी के हिसाब से हमारे मॉडल्स में परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के लिहाज से बहुत ज्यादा उन्नत था, आज के हिसाब से वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो नवीन कॉन्सेप्ट नहीं कहा जा सकता, हमारे भारत में पहले भी ऐसा हो चुका है। तो बात आती है कि स्मार्ट सिटी फिर किसको कहेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर शैली थी, जो वास्तुकला थी, जल निकास प्रणाली थी, उस समय के हिसाब से स्मार्ट थी। आज का जो डेवलपमेंट है आज स्मार्ट है। अन्य कालों में, अलग अलग कालखंडों में, इतिहास के में आप अध्ययन करते हैं, हर समय कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो स्मार्ट सिटी की कोई निश्चित परिभाषा, सर्वत्र मान परिभाषा आप दे भी नहीं सकते। हो सकता है इंडिया का जो सबसे स्मार्ट शहर हो वो अमेरिका के सबसे कम स्मार्ट शहर से पीछे हो, और हो सकता है इंडिया का कम से कम स्मार्ट जो शहर है वो इथोपिया के सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर से आगे हो। तुलनात्मक रूप से, परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल के हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहती हैं। परिवर्तनशील कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग, भाई पहले घर बनते थे उसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था, उसमें जो आप कह सकते हैं साजो सामान
रहता था, आज में वो अंतर है। पहली जो इमारतें बनती थी, आज जो उसमें मटेरियल यूज होता है उसमें अंतर है। तो समय के हिसाब से उसमें सुधार भी होता है, परिवर्तन भी होता है, संसाधन भी बदलते रहते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में इसका निर्माण हो रहा है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, उसकी आकांक्षाओं पर भी ये निर्भर करता है। तो इतना आपने आधार बता दिया। तीसरी चीज यहां पर हमने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं भाई, इतना तो आपको पता है। अगर कब शुरू की बात की जाए तो कब शुरू, इतना ही फैक्ट आपको इस पूरे ऐसे में देना ही है, इससे ज्यादा फैक्ट की जरूरत इसमें नहीं है। भाई शुरू किसके द्वारा हुआ, भारत सरकार के द्वारा शुरू हुआ। शुरू कब हुआ, 2015 में शुरू हुआ। अगर आपको तिथि याद है तो आप लिख दीजिए कि 2015 में 25 जून को, 25 जून को इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था, यहां पर एक लाइन में ऐसे लिख दीजिए कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य अच्छे तरीकों, सूचना और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीकों से अधिक सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए शहरों और कस्बों में लोगों के जीवन स्तर को विकसित करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। लॉन्च किसने किया था, जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने लॉन्च किया था इसको। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी जिक्र कर दीजिए। तो ये आता है किसके अंतर्गत, ये केंद्रीय शहरी विकास जो मंत्रालय है उसी के अंतर्गत आता है, शहरी विकास मंत्रालय। इतना आपने अगर लिख दिया शुरुआत के बारे में तो इससे ज्यादा फैक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर जिक्र कीजिएगा कि ये सारी चीजें फिर लागू होंगी भाई स्टेट से, जो स्टेट्स होंगे वहां पे स्मार्ट सिटी चुने जाएंगे। तो स्मार्ट सिटी जो चुने जाएंगे तो क्रियान्वयन कौन करेगा, स्टेट करेंगे। तो प्रत्येक राज्य में सीओ, जो इसका सीओ होता है, सीओ की अध्यक्षता में एक एसपीबी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीबी बनाया जाता है और उसी एसपीबी के तहत मिशन का कार्यान्वयन किया जाता है। मिशन की देखभाल, उसको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। करोड़ों रुपए की फंडिंग, इसमें 7,20,000 करोड़ रुपए आप उठा के देखेंगे आंकड़े तो आपको मिलेंगे। आपके नोट्स में मैंने ये जिक्र भी किया है, 7,20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इसको की गई, जिससे कि शहरों में मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जा सके, टिकाऊ विकास हो सके, पर्यावरणीय अनुकूल विकास हो सके, है ना, गुणवत्ता युक्त जीवन। भाई स्मार्ट शब्द जो प्रयुक्त किया गया है, स्मार्ट का मतलब होता है समय के साथ जो अपने को ढाल ले, समय के साथ जो अपने को परिवर्तित कर ले। और समय यह है कि हम ऐसा विकास करें, जैसे शुरुआत में जब हम विकास के पीछे भागे तो केवल विकास नजर आ रहा था और वो विकास इतना खतरनाक हो गया कि आज पर्यावरणीय समस्याएं बहुत जटिल हो गई। तो आज की जरूरत है कि पर्यावरणीय समस्याएं भी ना होने पाए, समावेशी विकास हो, टिकाऊ विकास हो, रीएप्लीकेबल मॉडल हो और एक शहर का मॉडल दूसरे के लिए निर्देशन का कार्य कर सके। दूसरी जगह पे उसको रीएप्लीकेबल का मतलब यही है कि दूसरी जगह पे उसको दोहराया जा सके और प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी कोर बुनियादी सुविधाएं कौन कौन सी हैं। कोर बुनियादी सुविधाओं के जो तत्व हैं कि स्मार्ट सिटी अगर होगी तो कौन कौन सी कोर बुनियादी सुविधाएं इसकी होंगी, तो आप लिखिए यहां पे कोर यानी कि मूल बुनियादी सुविधाएं। जो वेबसाइट है उसमें कोर शब्द ही यूज हुआ है, ऐसे हिंदी में भी लिख दिया गया है। कोर बुनियादी सुविधाएं यानी कि मूल जो बुनियादी तत्व हैं, सुविधा तत्व आप इसको कर लीजिए। तो ये जो सुविधा तत्व हैं, ये सुविधा तत्व कौन कौन से हैं जिनका जिक्र इसमें किया गया है। भाई बेसिक नीड्स क्या होती हैं, अगर थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दें तो किसी भी व्यक्ति को
पानी चाहिए, पानी पर्याप्त हो, पानी स्वच्छ हो और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो, पर्याप्त उपलब्धता ही ना हो, आपूर्ति हो। किसी भी व्यक्ति को आज जीवन अच्छा जीना है तो उसको विद्युत आपूर्ति चाहिए, 24 घंटे बिजली रहे, निश्चित विद्युत आपूर्ति हो। अगर कुछ कटौती कहीं हो रही है तो वो पता हो लोगों को, ये नहीं कि कभी भी कट जाए, रोस्टर पे आधारित हो। जो कूड़ा कचरा हम लोग करते हैं तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसकी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। जो वहां का सार्वजनिक परिवहन है, जो गतिशीलता है शहर की, अब ऐसा ना हो कि व्यक्ति गया किसी काम से, एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है, 1 घंटे में पहुंच जाए तो उसकी जान बच जाए, उसको 2 किलोमीटर चलने में ही 2 घंटे बीत गए। तो गतिशीलता, अगर मोबिलिटी अच्छी से बनानी है तो वहां के जो परिवहन संसाधन है उनको भी विकसित करना होगा। गवर्नमेंट देखिए अपनी बसें चलवाती है, अगर प्राइवेट वालों के भरोसे छोड़ दे तो बड़ी समस्या हो जाए। ट्रैफिक पुलिस इसकी व्यवस्था करती है कि सुनिश्चित हो सके सही से परिवहन। आवास चाहिए, आवास किफायती होने चाहिए, सस्ती दरों पे हो जाए, है ना, खास करके गरीबों के लिए। जो गरीब लोग हैं तो गवर्नमेंट देखिए इसमें सब्सिडी देती है कि आप नया घर ले रहे हैं, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, तो 2.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको, जो भी उसकी छूट है, जो भी स्कीम हो, है ना। वर्तमान समय की सबसे ज्यादा जरूरत है आईटी को एनेबल करना, आईटी को सक्षम बनाना, आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन प्लस आईटी, ये अच्छे से होना चाहिए। गुड गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सुशासन जिसको आप बोलते हैं, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। कहीं भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां पर भी अगर आईटी का इस्तेमाल किया जाए, यहां पर भी अगर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो इसको भी रोका जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसके ये कोर तत्व हैं। ये क्या है इसके कोर। फिर बात आती है नागरिक सुरक्षा की। नागरिक सुरक्षा तो पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बात आती है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो नागरिक सुरक्षा में खास करके जो वृद्ध हैं, जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, ये सेफ होने चाहिए। रात में 1 बजे लड़की आराम से चौराहे पे खड़े होकर सामान ले या ऑटो के इंतजार में खड़ी हो तो उसको डर ना लगे, उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे यहाँ की पुलिसिंग इतनी अच्छी है, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि हमको डरने की जरूरत नहीं है। योगी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसा किया है लेकिन 100% अभी सफल नहीं है। मुंबई में इतनी मोबिलिटी है, मुंबई आप सोचते होंगे बहुत आधुनिक है भी, लेकिन वहां पे सेफ है। वहां की पुलिस को माना जाता है कि वो एक्शन लेती है, त्वरित एक्शन लेती है। तो ऐसे मॉडल को अपनाया जाए। यूरोपियन कंट्रीज में, कई देशों में मानवीय मूल्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो नागरिक सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाए। स्मार्ट तभी तो बनेगा। और यहां पर जो 2 बेसिक नीड्स हैं, एक है एजुकेशन और साथ में दूसरा है हेल्थ, इसकी सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब कोई स्मार्ट सिटी होगा तो वहां पर ये सुविधाएं भी जरूरी होंगी। अब आपको करना क्या है, यही नीड्स है, बुनियादी तत्व है। तो एक बार इसकी लिस्टिंग करिए और फिर इसी को बताइए, जो हमने कहा ना स्मार्ट सिटी के लिए समाधान, ये यही समाधान वाले तत्व हैं।
तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक एक पॉइंट पे आप साथ में इसको लिखिएगा, मैंने आपके नोट्स में इसको दोनों को अलग करके दिया है। इन्हीं चीजों को आप बताइए कि सरकार प्रयास करती है कि पानी की पर्याप्त स्वच्छ आपूर्ति हो पाए। सरकार का प्रयास रहता है कि अपशिष्ट प्रबंधन सही से हो पाए, विद्युत आपूर्ति हो पाए, ई गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं का विकास हो पाए, जो शहरी गतिशीलता है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको अच्छे से। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ई व्हीकल पे, ईवी पे जोर दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईवी पे जोर दे रही है, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल भी रहे। लोगों को चलना है ठीक है, लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, ऊर्जा कुशलता को भी ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट एम्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, रिसर्च सेंटर बनाती है, मेडिकल कॉलेजेस बना रही है। और यहीं पे थोड़ा सा अगर आपको और दूरदर्शिता दिखानी है तो एक बात जोड़ दीजिए कि ग्रामीण इलाके में, रूरल क्षेत्र में भी अगर इन सुविधाओं को विकसित कर दिया जाए, वहां पे भी मोबिलिटी अच्छी खासी हो पाए, आपस में कनेक्टिविटी अच्छी हो पाए, तो शहरों पे दबाव ऐसे कम पड़ जाएगा। अगर गांव से व्यक्ति सुबह आके और शाम को वापस जा सकता है तो वो शहर में नहीं रुकेगा। और अगर गांव में ही सुविधाएं मिल जाए, गांव में ही हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट जो मुख्यालय है वहां पर ठीक ठाक हॉस्पिटल हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, तो इलाज कराने वो यहां नहीं आएगा। वहां पे भी सुविधाएं डेवलप हो रही हैं। तो अब निबंध की शुरुआत को ध्यान करिए, जहां से हमने शुरू किया था। गांव में भी लाइट अच्छे से दिया जाए, गांव में भी सड़कें अच्छी बना दी जाए, तो आपको लगेगा कि जो गांव में सुविधाओं की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं शहरी दबाव को कम कर रही है। टेलीमेडिसिन की सुविधा, टेली एजुकेशन की भी सुविधा है। एक सेंटर स्टेट लेवल पर बनाया जाए और यहां पर अच्छे टीचर्स रख के क्लासेस रेगुलर चलें और उनको कनेक्ट कर दिया जाए गांव के स्कूल से, तो कम प्रयास करके, अलग अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कम संसाधन में सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन आईटी का अच्छा उपयोग होना चाहिए, अच्छा सा उसका एक आधार तैयार करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। नेट कनेक्ट अगर नहीं होगा, नेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, बिजली की सप्लाई नहीं होगी, तो इसके बिना तो ये नहीं हो पाएगा। तो अभी गवर्नमेंट को बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, वो शेष है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बीच में लास्ट में आप एक लाइन डालिएगा और इन्हीं चीजों को उसमें लिखिएगा। अब योजना से संबंधित जो चुनौतियां हैं, मुख्य भाग का एक हिस्सा बचा हुआ है कि योजना से जुड़ी चुनौतियां और समाधान लिखते लिखते हम निष्कर्ष में चले जाएंगे। तो योजना से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो चुनौतियों की अगर बात की जाए तो इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या लग रहा है, जो चैलेंजेस हैं? भाई सबके लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा, एक बड़ी मात्रा में मनी चाहिए होगी। तो वित्त कहां से आए, वित्त पोषण कहां से हो, सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो जाएगी। दूसरी चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू कहां करेगी? स्टेट के किसी जिले में, किसी शहर में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में समन्वय की जरूरत पड़ती है, और अगर ये समन्वय नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। यहां पर भाजपा की गवर्नमेंट है, यहां पे कांग्रेस है, आपस में उनका नहीं बन पा रहा है, तो समस्या होगी। तो इसी का लाभ उठा के योगी जी कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। और फिर और बोल देते हैं मेयर वाले चुनाव में, कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार, यानी कि शहर में जो स्थानीय निकाय है उसमें भी भाजपा को बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो वित्त पोषण की समस्या है। बैंक पैसा क्यों देगा? बैंक पैसा उसी को देता है जहां से पैसा निकलने की संभावना होती है, जहां से उसको लाभ मिलने वाला होता है। वैसे भी हमारे यहां की संस्थाएं एनपीए से जूझ रही हैं, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे जैसे बढ़ेगा, जोखिम बढ़ेगा, तो बैंक ऐसी चीजों में पैसा नहीं लगाएंगे, यहां से रिटर्न आना चाहिए ना। और जहां तक समन्वय की बात है, अगर ये समन्वय नहीं होगा, क्षैतिज समन्वय भी चाहिए, ऊर्ध्वाधर समन्वय भी चाहिए, स्टेट और केंद्र के बीच में समन्वय चाहिए, और उसके बाद में वितरण में भी समन्वय चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी।
मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। तो एक मास्टर प्लान का अभाव इसमें पाया जाता है। ये एक चैलेंज है जिसको सब कहीं लागू किया जा सके, कुशलता पूर्वक, सरलता से, इजी होना चाहिए। कोई चीज जितना कठिन हो जाएगी, दुष्कर हो जाएगी, तो वो समस्या हो जाएगी। दूसरा, टाइम पीरियड के अंतर्गत भाई एक टाइम रखा जाए, समय सीमा तय होनी चाहिए। तो समय सीमा जब नहीं होती है तो डेवलपमेंट शुरू हुआ, पता चला कि शहर के एक किनारे से शुरू हुआ, दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते पुराना जो इधर वाला था वो फिर से वैसे खड्डा खुद गया, वहां पे बेकार हो गया। फिर उधर शुरू हुआ तो इधर गड़बड़ हो गया। रोड बन गई तो खंभे नहीं सही हुए, खंभे बन गए तो अन्य चीजें नहीं सही हुई। तो ऐसे नहीं होगा। कुल मिला के अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। सुविधाओं का अभाव भी इसमें एक चैलेंज है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, समझ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे, तो इनको लागू करने में भाई जरूरत तो इनकी पड़ेगी। पढ़ी लिखी जनता हो तो और आसान है। एक सशक्त डेटाबेस होना चाहिए जिसमें पता हो कि कहां पर क्या हमको करना है, इसका अभाव है। और सबसे बड़ी एक समस्या है भ्रष्टाचार। ये एक कालजयी समस्या है, सर्वप्रिय समस्या है। जब हम किसी सरकारी महकमे में अपना काम करवाने जाते हैं तो वहां पे हम खुद ही कहते हैं भैया हमको दोबारा ना आना पड़े, लो ये 500 रुपया ले लो, दोबारा ना दौड़ना पड़े। तो वो कहता है नहीं, एक बार तो आना पड़ेगा। तो आप कहते हैं 1000 ले लो, तो कहता है ठीक है अब जाओ, सरकारी शुल्क जमा है, अब जाओ, लिखना मत इसको, क्योंकि आप भी उसी सिस्टम में जा रहे हो। तो हम वहां पे भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं, क्योंकि हमको दोबारा ना आना पड़े, हमारे बाइक में, हमारे कार में तेल खर्च होगा, हमें किराया खर्च करना पड़ेगा, हमारा समय जाया जाएगा, हमको छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बाहर खड़े होते हैं, ऑफिस निकले, अरे भ्रष्टाचार बहुत बुरी चीज है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, भ्रष्टाचार से खराब तो कुछ है ही नहीं, ये कैंसर की तरह है, सोसाइटी में कैंसर की तरह है, देश को खोखला बना दे रही है। लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से इसको स्वीकृति प्रदान करते रहेंगे, अपने बारी में तो हम कह रहे हैं कि ठीक है हमको दोबारा ना आना पड़े, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये समाप्त हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सपोर्ट दे रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी समस्या है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, समन्वय भी नहीं है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो प्रभावी निष्पादन नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब अंत की बात आई, सारे पॉइंट हमने यहां पे कर लिए, योजना से जुड़ी चुनौतियां हमने कर ली। अब लास्ट में अगर हम ये बता दें कि जो योजना से जुड़ी चुनौतियां हैं इनका सरकार कैसे समाधान कर रही है, यही हमारा निष्कर्ष होगा। बजट में अगर वित्त दे दिया जाए, वित्त पोषण कर दिया जाए, पैसे दे दिए जाए, तो पहली समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर इसको भाई एक तो बजट में भाई बजट अलॉटमेंट हो जाए, बजट बढ़ा दिया जाए, और दूसरी चीज इसी में अगर इसमें पीपीपी मॉडल ले आया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो यह अवधारणा अगर हम अपना ले तो इसके क्रियान्वयन पे जो सरकार पे जो बोझ है वो बोझ कम हो जाएगा, है ना। संघवाद, केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको समन्वित करने का प्रयास कर रही है। तो केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल और स्टेट के जो संबंध हैं, तो केंद्र और राज्य साथ में जो लोकल गवर्नमेंट, हमने कहा ना कि ट्रिपल इंजन सरकार, तो जो सहकारी संघवाद है इसको और दुरुस्त करिए, तो सहकारी संघवाद इसमें भी कारगर है। सहकारी संघवाद की अवधारणा को अपनाया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष प्रयोजन साधन एसपीबी जिसको बोलते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल, भाई ये योजना लागू करनी है तो एक इसके लिए एक विशेष प्लान किया जाए,
इसका गठन किया जाए, एसपीबी का गठन किया जाए, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, जिसमें लोकल बॉडी भी हेल्प करे, स्टेट भी हेल्प करे, सेंटर भी हेल्प करे। इन सब शब्दों को लिख देंगे ना, इन वाक्यों को, बढ़िया नंबरों की बौछार हो जाएगी। मास्टर प्लान, तो गवर्नमेंट मास्टर प्लान बनाने की कोशिश कर रही है कि एक ऐसा हम प्लान बनाएं जो सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, है ना। तो ग्रीन फील्ड विकास की जो बात आती है, पुनर्निर्माण की बात आती है, वो तभी हो पाएगा जब हम एक अच्छा प्लान बना पाए। रीअप्लाई कब हो पाएगा, रीएप्लीकेबल कब होगा कोई प्लान, जब वो ऐसा होगा जिसमें कमियां सबसे कम होंगी। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना होगा। एक प्लान लखनऊ में लागू हो रहा है, लेकिन उसी को आप किसी दूसरे शहर में लागू करेंगे तो उतनी बेसिक सुविधाएं, यहां पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो समस्या हो जाएगी। और स्किल डेवलपमेंट तो साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है, कौशल उन्नयन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सरकार स्किल डेवलपमेंट का प्रयास कर रही है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रा है, बेसिक इंफ्रा की कोशिश कर रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का। सरकार आईटी को बढ़ावा दे रही है। गांव में देखिए, हर एक ग्राम सभा में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात होती है, सरकार कोशिश कर रही है। सरकार देखिए, प्रयास है कि जगह जगह ऑनलाइन सेंटर हो, जहां से लोग सारी सुविधाओं, जो गवर्नमेंट स्कीम है उनका लाभ उठाने के लिए फॉर्म भर सके। देखते नहीं है आप, वो क्या बोलते हैं उसको, लोकबाड़ी, जनबाड़ी, बहुत सारे ये केंद्र होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है ना, कौशल उन्नयन हो रहा है ना, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल की बहुत बेसिक नीड हो गई है। भाई मॉनिटरिंग करना है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए आप कैमरा लगा देंगे, लेकिन कैमरा चलेगा कैसे, तो इसके लिए इंटरनेट चाहिए। भाई आपने कैमरा लगा दिया कि मनरेगा का रोज जो काम हो रहा है उसकी फोटो अपलोड करनी है, या हम निगरानी कर रहे हैं, लाइव निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा तो, फोटो अपलोड करनी है, इंटरनेट नहीं होगा तो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए जगह जगह आप देखते हैं सीसीटीवी, ये भी उसका एक अंग है। सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, रात में किसी ने चेन खींच लिया, कोई महिला जा रही थी, चेन खींच लिया, सीसीटीवी से निकल आएगा, पूरा बाइक का नंबर तक निकल आएगा चेन खींचने वाले का, भागेगा तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, रिकॉर्ड हो गया, तो घटनाएं तो ये कम हो जाएंगी ना। महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, है ना। बाकी बिजली, पानी, ये सब कोशिशें होती ही हैं, सरकार इनको कर रही है। अगर ऐसे बल्ब लगा दिए जाएं, मैंने आपकी उसमें नोट्स में भी डाला है कि ऐसे बल्ब लगा दिए जाएं कि शाम होते ही ऑटोमेटिक जलें और ऑटोमेटिक बंद हो। कई शहरों में ऐसे लगाए गए हैं कि उनकी टाइमिंग है, वो सूर्य की रोशनी से संचालित होते हैं और शाम को जैसे रात्रि शाम होगी जल जाएंगे। कई और इसको उन्नत कर दिया जाए कि जब जरूरत हो, मान लो कोई फुटपाथ पे, अगर जैसे स्मार्ट सिटी में क्या किया गया, ये रोड है तो रोड के दोनों तरफ या बीच में फुटपाथ बनाया गया, है ना, फुटपाथ बनाया गया। अब इस फुटपाथ में लोग पैदल चलते हैं, या किनारे बनाया गया जहां भी, जैसे कोई इस पे इंटर करे, सेंसर लगे हो वहीं से, और आगे आगे लाइट उसकी चलती चली जाए, उसके आगे पीछे लाइट जले। भाई वो चल रहा है तो 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे वो जले, तो लगातार जलाने की जरूरत नहीं। अगर वो खाली पड़ा है, बाकी लाइट तो जल रही है, लेकिन इसके फुटपाथ वाली लाइट क्या हो, जब कोई उसका यूज कर रहा है, साइकिल ट्रैक है उसको यूज कर रहा है कोई, तो लाइट जले। पार्क है, पार्क में भी ऐसी व्यवस्था हो, जब यूज हो रहा है तो वो जले, नहीं तो बेसिक दूर दूर जलती रहे, थोड़ा उजाला रहे, लेकिन जब कोई चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक एनेबल्ड हो जाए। आईटी से ये संभव है, सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि एक अच्छी क्लास रिकॉर्ड कर ली जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश को पढ़ाया जाए। जैसे मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं, और इसको आप अमेरिका में देखिए, इसको आप चांद पे जाके देखिए, इसको आप श्रीलंका में देखिए, इसको आप बांग्लादेश में देखिए, इंटरनेट पे तो ये पड़ा हुआ है। इसको गवर्नमेंट यूज करे तो कम संसाधन में ज्यादा काम हो पाएंगे और गुणवत्ता युक्त हो पाएंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी, सुशासन बढ़ेगा। इथिक्स में जितना आप पढ़ते हैं वहां की 2-4 बातें यहां पर लिखिएगा।
ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब एथिक्स में पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें यहां पे बढ़ जाएंगी। व्यवसायिक गतिविधियों की जरूरत है तो व्यापारियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए। निवेश की जरूरत है तो बाहर से निवेश आ रहा है तो कोई शहर एक ऐसा भी हो जहां पर एक ही दिन में पूरा काम हो, सही से वेरिफिकेशन हो जाए, वहां पे भ्रष्टाचार ना हो, तो लोग वहां पे निवेश भी करेंगे। आईटी का उपयोग तो ऐसा हो सकता है कि शिक्षक नहीं आए तब भी बच्चे पढ़ सकते हैं। टेलीमेडिसिन में डॉक्टर एक है, स्किल्ड है, प्रदेश में वो बैठा हुआ है, वहां पे यहां से गाइड करके बहुत सारी वो दवाएं लिख सकता है, कई बार ऑपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो कॉलेजेस हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से सिटी स्मार्ट हो सकता है। तो वास्तव में तो अंत में ये क्या है कि अभी तो ये कहीं ना कहीं दिवा स्वप्न ही लग रहा है, अभी ये सपना नजर आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर इन जो ग्लिचेज हैं, ये समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, इनको दूर कर लिया जाए तो ये स्वप्न हमारा साकार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और होगा भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में जिसमें अगले निबंध पे हम बात करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं विभिन्न जो एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज के, यूपीपीएससी की वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज का भी लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।